नमस्कार मित्रों जय गौ माता। हमारा शरीर कुछ इस तरह से निर्मित हुआ है, प्रकृति ने हमारे शरीर की संरचना को इस तरह से की है। यदि हम प्राकृतिक परिवेश में जीवन यापन करें तो हमारा शरीर 100 साल तक यानी शतायु का जीवन सहजता से पूरा कर लेता है। 100 साल तक न केवल हम जिंदा रह सकते हैं बल्कि स्वस्थ भी रह सकते हैं। अपने जो काम जो हमारे जीवन के कार्य हैं उनका भी क्रियान्वित कर सकते हैं। और यदि हम शरीर को दीर्घजीवी बनाना चाहें तो हमारे शरीर में सामर्थ्य है कि 200, 250, 300 साल तक ये जीवित रह सकता है, स्वस्थ भी रह सकता है। और ये मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा, हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो पिछले 200, 250 साल में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना 200 साल तक का या उससे ऊपर का जीवन यापन किया है। आज भी भारत में और भारत के बाहर कई ऐसे जन समुदाय हैं जो सहजता से 100 से 150 साल तक का जीवन यापन करते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो स्त्री और पुरुष हैं, वो 60 और 70 साल तक तो युवा रहते हैं और उनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता रहती है। तो ये बात रही अलग। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अंग हैं, हमारे शारीरिक जो अंग हैं, उनकी क्षमता भी अद्भुत है। हमारा हृदय प्राकृतिक परिवेश में 250 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है और सक्रिय रह सकता है। यदि बात हम फेफड़ों की करें, हम अपने लंग्स की करें, तो लंग्सों की, हमारे फेफड़ों की ये क्षमता है कि वो 300 साल तक सामान्य रह सकता है, समान रूप से जीवन यापन और क्रियान्वित रह सकते हैं। फेफड़ों के ऊपर हमारे शरीर का बहुत कुछ निर्भर करता है। फेफड़े हमें न केवल ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, बल्कि हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे जो रक्त को साफ करने का कार्य भी करते हैं और सैकड़ों तरह के ऐसे रसायन को पैदा करने में या तो स्वयं भूमिका निभाते हैं या शरीर के अन्य अंगों को प्रेरित करते हैं। उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ हार्मोन्स के बारे में, कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में अब ज्ञात हो चुका है कि जो हमारे फेफड़ों से संबंध रखते हैं। लेकिन आजकल फेफड़ों से संबंधित बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है हम जानते हैं, हमें बताया जाता है कि पॉल्यूशन के कारण बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं या हुक्का पीते हैं, उन लोगों के फेफड़े खराब होते हैं। फिर हमें बताया गया कि धुआं के कारण हमारे फेफड़े खराब होते हैं। अब तो धुआं होता नहीं। या फिर बताया गया कि जो व्हीकल से, जो ट्रैफिक से, जो हमारे कार, स्कूटर, बस, ट्रक से धुआं निकलता है या उद्योगों से धुआं निकलता है, उसके कारण हमारे फेफड़े खराब होते हैं। वैसे ये बात कुछ सही भी है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से या कहें पिछले कुछ शताब्दियों से हमारा वातावरण प्रदूषित हुआ है और उसके कारण हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं। और फेफड़े तो और भी कई कारणों से ख़राब होते हैं। कभी बताते हैं कि इन्फेक्शन के कारण ख़राब होते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के फेफड़ों में व्याधि हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, जैसे कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो उसके पीछे कई तरह के कारण होते हैं। जैसे कि चिकित्सक बताते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ उसके पीछे कारण बताते हैं। पहला कारण तो यही है कि यदि हृदय समान रूप से कार्य ना कर रहा हो, हृदय का एक अंग खराब हो गया हो, इसको वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं, तो हमारे फेफड़ों में पानी भरने लगता है। दूसरा कारण है कि इन्फेक्शन हो जाना, संक्रमण हो जाना। तो संक्रमण की समस्या भी अभी पिछले 30-40 सालों में भयंकर हुई है और उसके कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है। टीबी के कारण भी पानी भरता था, निमोनिया के अंदर भी पानी भर जाता है। ये चेस्ट संबंधी कई और इन्फेक्शन हैं जिनके कारण भी पानी भर जाता है। कभी कभी यदि हमारे गुर्दे खराब हो जाएं तो भी भर जाता है। लीवर कार्य नहीं कर रहा हो तो भी हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है। ये बहुत जटिल स्थिति है, क्योंकि जिन लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है वो सामान्यतः ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। वैसे आजकल चिकित्सा क्रम के अनुसार कुछ पंचर करके, कुछ कैथेटर से फेफड़ों में भरे पानी को निकालने का कार्य भी चिकित्सक लोग करते हैं। कभी कभी तो 2 लीटर 2.5 लीटर पानी में निकालते हैं। कभी कभी रेगुलर अंतराल से पानी निकालने का कार्य करते हैं। कई बार एंटीबायोटिक्स या मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाली दवाओं के माध्यम से फेफड़ों से पानी निकालते हैं। लेकिन ये बात रही, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों के फेफड़ों में पानी भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो आधुनिक चिकित्सा लेते हैं। लेकिन यदि आप प्राकृतिक जीवन यापन करते हैं और सहजता से कुछ ऐसी क्रिया हैं जिनका यदि आप प्रैक्टिस करें, उनका अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आप
फेफड़ों संबंधी इन व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं और दीर्घ जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। सहजता से ये ऐसी क्रियाएं हो सकती है। तो इसके लिए यदि आपको फेफड़ों संबंधी कोई परेशानी है या आपके फेफड़ों में पानी भरने लगा है या बार बार आपको चिकित्सकों की मदद लेनी पड़ती है, कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें योग की क्रियाएँ कुछ ऐसी हैं जिनका अभ्यास आप कर सकते हैं। वैसे पहला अभ्यास तो आप कपालभाति का कर सकते हैं, दीर्घ सांस लेना और दीर्घ सांस छोड़ना, गहरे लंबे सांस लेना, भरना फेफड़ों में, फिर उसे बाहर निकालना, इस प्रक्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। वैसे योग में फेफड़ों के जो इन्फेक्शन है, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करनी है या फेफड़ों में पानी भरने की प्रक्रिया है, एक ऐसी बहुत सारी व्याधि है जो परेशानियाँ हैं, उनके लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम से एक योगी बर्फ जैसी शीतल वातावरण में सहजता से रह लेता है। आज भी आपको कई ऐसे योगी मिल जाएंगे जो बर्फीले क्षेत्रों में जीरो से नीचे तापमान में जीवन यापन करते हो, योग साधना करते हुए मिल जाते हैं। तो उनका एक ही कारण है कि वो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। वैसे सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले किसी योग कुशल विशेषज्ञ जो इसके बारे में जानता हो उसे सलाह लेनी आवश्यक है, क्योंकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी रहते हैं कि इसे ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए या ग्रीष्म क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए। तो पहले जानकारी लेनी चाहिए कि दिन में आप सूर्यभेदी प्राणायाम को कब कर सकते हैं, कितनी देर के लिए कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम अपने जो हमारा दायां नासाद्वार है इसके माध्यम से श्वास खींचते हैं, गहरी श्वास खींचते हैं और बाएं नासाद्वार से सांस को बाहर निकालते हैं। और इस प्रक्रिया में जो सूर्यभेदी प्राणायाम से कई प्रारूप बन जाते हैं। सीधा सा है कि पहले रेचन करते हैं, पहले हम दायां नासाद्वार से जो हमारे फेफड़ों में हवा होती है, वायु होती है भरी, उसको बाहर निकालते हैं। जब फेफड़े खाली होते हैं तो इसी नासाद्वार से हम गहरे श्वास अंदर लेते हैं, इसको हम और दूसरे नासाद्वार से बाहर निकालते हैं। श्वास को ग्रहण करने की क्रिया है, श्वास को भरने की क्रिया है, उसको हम रेचन कहते हैं। उसके बाद कुंभक क्रिया की है, फिर हम उसको बाहर निकालने के लिए की क्रिया करती है। तो तीन जो श्वास की क्रिया है उन पर हमारा प्राणायाम की क्रिया निर्भर करती है। लेकिन कभी कभी यदि आदमी की स्थिति ठीक नहीं है तो कुंभक करने के लिए नहीं कर, तो रेचन आप कर सकते हैं, आप श्वास को छोड़ सकते हैं। और यदि आपकी स्थिति सही है तो आप कुंभक भी यानी श्वास को अंदर रोकने की क्रिया भी कर सकते हैं। ये रोकना, लेना और छोड़ने की जो श्वास की क्रिया है वो किस अनुपात में होनी चाहिए, ये भी व्यक्ति और योग साधक की स्थिति के अनुसार उसके रोग पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। तो आप उसके अनुसार चल सकते हैं। और फिर कभी कभी इस सूर्यभेदी प्राणायाम के साथ मूल बंद का अभ्यास कराया जाता है, जलंधर बंद का अभ्यास कराया जाता है, साथ में उड्डयन बंद का अभ्यास कराया जाता है। इन बंदों के साथ में, इन कुंभक के साथ में योग की जो प्रभावशीलता है, योग की जो कार्य क्षमता है और अधिक हो जाती है और उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यदि सहजता से अपने करना हो तो इसमें आपको कुंभक करने की जरूरत ही नहीं है। आप या तो दाहिना नासाद्वार से सांस खींचिए, बाएं से निकालिए, या एक और भी इसका प्रकोप है कि दाहिने नासाद्वार से सांस खींचिए और दाहिने से ही बाहर निकालिए। तो इस सूर्यभेदी प्राणायाम के कई प्रारूप हैं। इन प्रारूपों का अलग अलग प्रभाव शरीर में पड़ता है और अलग अलग परिणाम हमको मिलते हैं। यदि आप फेफड़ों के में पानी भरने से पीड़ित हैं, फेफड़ों में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, आप सांस सही नहीं ले पाते, या आपको नियमित रूप से कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, तो आप सहजता से सूर्यभेदी प्राणायाम की सहज अभ्यास कर सकते हैं। आप इसको लेटे हुए कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे प्राणायाम संबंधी, श्वास संबंधी जितनी भी क्रिया हैं उनके लिए सुखासन या पद्मासन सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल तनी हुई सीधी रहनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, दृष्टि समदृष्ट होनी चाहिए और आपकी आंखें जो हैं वो सामने की तरफ केंद्रित होनी चाहिए। ये स्थिति होनी चाहिए। इस सहज मुद्रा में आप दाहिने नासाद्वार से श्वास को खींच के चाहे तो अंदर रोक सकते हैं, यदि रोकने में परेशानी है तो उसको छोड़ दीजिए और बाएं नासाद्वार से निकाल सकते हैं। और यदि आपको शीतल
के स्थान पर रहते हैं, यहाँ ठंड का प्रकोप है, ठंड रहती है, आप शीतलता से करते हैं आप काम, आप कफ रोगी हैं, कफ की प्रकृति है, तो आप दायना सुधार से श्वास खींचिए और इसी से बाहर निकालिए। यदि आपके फेफड़ों में अभी भी पानी है और पानी काफ़ी मात्रा में है, इसके लिए बार बार आपको चिकित्सीय मदद लेनी पड़ती है, तो भी आप सूर्य भेदी प्राणायाम के इस प्रारूप का अभ्यास कर सकते हैं। कितने दिन करना है ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, किस प्रारूप को करना है, आप कहाँ से शुरू करना है, इस संबंध में आप सूचना ले सकते हैं। वो सूचना आपकी प्रकृति के आधार पर, आपकी स्थिति के आधार पर, और यदि आप रोगी हैं तो उस रोग की स्थिति को देख के आपको बताया जा सकता है। सामान्यतः यदि आप इस सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो उससे पहले आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर लीजिए, आप कपाल भांति का अभ्यास कर लीजिए, कपाल भांति में सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद भस्त्रिका का कर लीजिए, और उसके साथ में आप सूर्य भेदी प्राणायाम को कर सकते हैं। यदि आपने जो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त कर ली है, कपाल भांति आपको सिद्ध है, आप भस्त्रिका प्राणायाम का अच्छे अभ्यासी हैं, तो इस सूर्य भेदी प्राणायाम में सीधे भी आ सकते हैं। लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम के बहुत अच्छे चमत्कार हैं। जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर रहते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, जिनको अस्थमा की शिकायत है या छींकें बार बार आती हैं, ठंड से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, बार बार ठंड लगती रहती है, या जिनको निमोनिया जैसी शिकायतें रहती हैं, जिनको टीबी की शिकायत रह चुकी है, ऐसे लोगों के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे उनकी ठंड की जो प्रकृति है, कफ जो रोगी हैं उनको इससे बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। कफ की प्रकृति शांत हो जाती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है कि शरीर के अंदर रक्त का शोधन होता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और ऑक्सीजन तो एक सहज अभ्यास है जिसे हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से प्राणायाम का संबंध जोड़ते हैं। वैसे प्राणायाम का ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप प्राणायाम नहीं जानते तो भी श्वास लेते हैं, तो भी आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जब हमारे वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि हम वायु के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वास के माध्यम से श्वास छोड़ने की क्रिया के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये तो बात की चीज़ है, उससे पहले भी मनुष्य लेता था। आज भी बहुत प्राणी जगत में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं कि ऑक्सीजन का लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। ये तो प्रकृति ने बनाई स्थिति है। आप प्राकृतिक रूप से जो क्रिया करते हैं वो आपके लिए स्वास्थ्यकारी है। तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, और इस अभ्यास से आपकी ललाट पर, आपके मुख पर एक चमक आती है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आपके मन से जो तनाव के, द्वंद्व के जो भाव हैं वो दूर होते हैं, आपकी जो आत्मशक्ति है, आपकी जो संकल्प शक्ति है प्रवीण होती है। इसके बहुत सारे परिणाम हैं। इन सारे परिणामों को मैं यदि बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन आगे के जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी प्राणायाम की जानकारी दूंगा। उन प्राणायाम की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, उनके उद्देश्य बताऊंगा, उनसे आपको क्या उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, क्या लाभ मिलेंगे, उनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताना चाहूँगा। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि यदि आप फेफड़ों की किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आपके फेफड़ों में पानी बार बार भरता रहता है, इसके लिए आप परेशान हैं, लाखों रुपये इस चिकित्सा पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथी से आपका समाधान निश्चित रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि एलोपैथी की दवाएँ फेल होती रहती हैं, एलोपैथी की जो प्रक्रिया हैं बदलती रहती हैं, और जब एंटीबायोटिक्स फेल होती हैं, और तो हो रही हैं, 80% से ज़्यादा भारत में लोग एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, उनके प्रति रेजिस्टेंस हो गया है। तो ऐसे में आपको सूर्य भेदी प्राणायाम से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मैंने इसमें आयुर्वेदिक का कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आयुर्वेद में भी ऐसा बहुत कुछ है कि आप अपने फेफड़ों की जो रोग है, बीमारी है, उससे मुक्त हो सकते हैं। तो यदि आपको यदि ऐसी कोई परेशानी है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जिसको फेफड़ों की बीमारी रहती है, तो आप उसको भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको भी लाभ मिले। और यदि आपको ऐसी अद्भुत जानकारी, ऐसी कोई विशेष जानकारी लेने की ज़रूरत है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उस तत्संबंधी विषय पर आपको वीडियो बना के दूंगा। और यदि आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, तो मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर वीडियो आपको यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।